हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ मैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कोशिश करूँगी कि यहाँ पर आप लोगों को जो है डिटेल में चीज़ें बता सकूं और आप लोग इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आप लोगों ने मिलान करना है। जब आप सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे तो सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पर बात आई है प्लासी के युद्ध की। अब जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये डेट भी पूछी जाती है, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है ना, क्या हुआ था? 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध होता है। किस नदी के किनारे पर होता है? भागीरथी नदी के किनारे पर होता है। और इसमें जो अंग्रेज सेनापति था एवं कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसमें तो क्या हो जाएगा भाई? रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेज सेनापति कौन हुआ करता था? बंगाल का तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। उसी के नेतृत्व में ये लड़ा गया। और ये किस किस के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो मीर जाफर था ना, मीर जाफर सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का, उसने नवाब को क्या कर दिया? इसमें धोखा देकर उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और नवाब भागकर कहाँ पहुंचा? फिर मुर्शिदाबाद, जहां मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। इसे क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? मीर जाफर को, जो कि कभी नवाब सिराजुद्दौला का क्या हुआ करता था? सेनापति हुआ करता था। फिर आगे जाकर के 1760 का टाइम आता है और 1760 में मीर जाफर के स्थान पर फिर अंग्रेजों ने अपनी चाल चली और मीर कासिम को अगला नवाब बनाया। और यह अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। कौन? मीर कासिम। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ करी थी? मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। फिर टाइम आता है 22 अक्टूबर का। 22 अक्टूबर 1964 को एक और घटना होती है जिसे बोला जाता है बक्सर का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर। तो ये आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? गंगा नदी के किनारे। किन किन के बीच में हुई थी? अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो, ठीक है ना, मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को क्या करा था? हराया था और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित करी थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आगे आपको क्या करना है? मैच करना है। तो देखिए इसके जो मैचिंग यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना, मैचिंग यहाँ पर दे रखी है 1 2 3 4 या 2 1 3 4 या 1 2 4 3 4 3 2 1। क्या यहाँ पर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? ये नेतृत्व पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव आएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ 1757 में रोजर ड्रेक थे। द्वैत शासन के टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर के टाइम पे वेंसीटार्ट थे। एंड जब बंगाल में अकाल पड़ा तब कर्टियर थे। इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। ऑप्शन देखेंगे तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी आपको जस्ट बताया है। और इसका नेतृत्व करता कौन था? क्वेश्चन नंबर, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जिसने करा था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? अब इसमें जो नेतृत्व करने वाला था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था?
जल्दी से बताइए, बंगाल का जो द्वैध शासन था ये कब से कब तक चला था? सो ध्यान दीजिएगा, बंगाल में जो द्वैध शासन चला था, ये द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में क्या चला था? द्वैध, यानी कि आप लोगों का द्वैध शासन चला था। ऑप्शन सी। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, ठीक है ना, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था वो कौन था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? 5th। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। अब ना ये कई बार पूछा जाता है, तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कुछ संधियाँ, ठीक है। अंग्रेजी साम्राज्य की कुछ नीतियाँ थी, जिसमें पहली नीति आती है 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग। कौन लेकर आता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। घेरे की नीति, जिसे क्या बोलते हैं? घेरे की नीति किसने लागू की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। इसी को पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस भी बोलते हैं, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में स्टार्ट की। सहायक संधि, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, तो ये जो है ना 1798 में कौन लेकर के आया था? लॉर्ड वेलेजली ने इसे स्टार्ट करा था। फिर आप लोगों की एक थर्ड भी नीति आती है, पॉलिसी आती है, जिसे बोला जाता है अधीनस्थ पृथक्करण। इसे भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आया था 1816 में। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे बताते रहेंगे। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोऑपरेशंस, ठीक है ना। फिर एक और आती है व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना। व्यपगत का सिद्धांत कब आता है? 1848 में आता है। कौन इसे लागू करता है? लॉर्ड वेलेजली। अब वैसे अगर बात करते हैं ना, मैंने आपको बोला है सहायक संधि, इसकी नींव कहीं ना कहीं जो है भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेज, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसने ही इसे रखी थी। लेकिन व्यवहारिक रूप में जो इसे लेकर के आया, व्यवहारिक रूप जिसने इसे प्रदान करा था, वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। और जो इंदौर के होलकर थे, मैं बता दूं आपको, इंदौर के होलकरों ने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अब सबसे पहले की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता है हैदराबाद के निजाम ने 1798 में, फिर तंजौर के जो वहाँ के तंजौर वाले थे उन्होंने 1799 में, थर्ड नंबर पे 1802 में पेशवाओं ने। अच्छा, उसी बीच में 1799 में ही ना, 1701 मिनट देखो, 1798 में हैदराबाद का निज़ाम, फिर 1799 में तंजौर और मैसूर करते हैं इसे एक्सेप्ट, अवध 1801 में करता है, 1802 में पेशवा करते हैं, और बरार के भोसले 1803 में से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और सिंधिया 1804 में से स्वीकार करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पॉलिसी बताई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करा था 1848 में। इसे सबसे पहले, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आया करते थे, जैसे कि सतारा आया था सबसे पहले 1848 में, 1849 में जैतपुर और संभलपुर आया, फिर 1852 में उदयपुर आया, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो ये घेरे की नीति मैंने बताया था, जिसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू करा था, इसका उद्देश्य था अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय की बात कर रहा है, तो फटाफट बताइएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था। सो लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन।
सो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आप लोगों ने कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग आपका आंसर होगा। तीसरे, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो जो थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था, इसको रोकने के लिए जो टीपू सुल्तान था उसने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा। मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, या मैसूर की संधि हुई थी, या बिदनूर की संधि हुई थी? इनमें से कौन सी संधि हुई थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था, ये बैटल हुई थी, ये हुई थी 1790 एंड 92 ईस्वी में। शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और ये जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1792 में हुई थी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इस युद्ध की क्या होती है? समाप्ति हुई है। अब मैम आपने तो थर्ड वाला करा दिया, क्वेश्चन तो आगे आपका फर्स्ट और सेकंड से भी पूछा जाता है। तो मेन फैक्ट आपको याद रखना है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1767 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था। इस समय जो शासक था वो कौन हुआ करता था? मैसूर का हैदर अली था। और बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड वेरेलस था। कौन था? लॉर्ड वेरेलस था। ठीक है। अब ये जो प्रथम आप लोगों का आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है वो होती है मैसूर की संधि के साथ 1769 ईस्वी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर के 84 ईस्वी के बीच में हुआ। हैदर अली ही उस समय शासक हुआ करता था और बंगाल का गवर्नर दैट टाइम पे कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। क्लियर है। अब ये जो संधि होती है ये कौन सी संधि के साथ समाप्ति होती है? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की मंगलौर की संधि के साथ। और ये कब होती है? 1784 में होती है। अब मैम तीसरा तो आपने बोला श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 में ये वॉर खत्म होता है, थर्ड वाला। अब फोर्थ भी हुआ था। फोर्थ आपका जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वो था 1799 में, है ना। यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नर हुआ करता था वो था लॉर्ड वेलेजली। और अंग्रेजों की विजय एवं सहायक संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। आगे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, है ना। अभी मैंने बोला था कि राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। तो ये सिद्धांत, ये पॉलिसी किसने लागू करी थी? फटाफट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1848 में इसने, क्योंकि 1816 में अधीनस्थ पृथक्करण सब ऑर्डिनेट कोऑपरेशन वाली नीति लागू की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लेकिन डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता था? यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए पुत्र को नहीं सौंपा जाता था। ये थी व्यक्तिगत नीति। और व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो अधिग्रहित राज्य थे वो मैंने आपको बताया था। कौन सा था भाई? 1848 में सतारा सबसे पहले आया, फिर 1849 में जैतपुर और संभलपुर आया, 1852 में उदयपुर आया और 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर आया था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? फटाफट कमेंट कीजिएगा कि जफरनामा के लेखक कौन है। सो क्वेश्चन नंबर 9 गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था?
फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो ये जो था लॉर्ड डलहौजी ही था, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन से वो सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। 11 का डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। जहाँ पे ज़रूरत है इम्पोर्टेंट बताने की, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों से पराजित हुआ, लेकिन उसमें भी नेतृत्व करता था कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? अब मैंने देखिए सहायक संधि आपको बताइए, अब आप लोगों को बताना चाहिए, और साथ में फटाफट कमेंट करके ना वो बताइए, इनके ईयर भी बताइए। हैदराबाद के निजाम ने कब करा? अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। तो किसने कब कब जो है सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किसने सहायक संधि करी थी? फटाफट बताओ भाई। अभी तो आपको बताया था सहायक संधि के बारे में बताया था, हैदराबाद ने करी थी भाई 1798 में है, तो इसने तो करी थी 1798 में है। और अवध ने कब करी थी? 1801 में करी थी है। और कौन था जल्दी बताओ? मैसूर ने करी थी 1799 में। और बंगाल भी था क्या? बताइए। नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, बंगाल के नवाब ने नहीं करी थी। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो सिख गुरु का सही कालक्रम बता दो भाई जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? 1816 की हम बात कर रहे हैं, और 1816 की जो संधि हुई सुगोली की संधि, ये किस किस के बीच में हुई है ये आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई 1816 की संधि। और इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? जो टीपू सुल्तान था, इस टीपू सुल्तान की जो डेथ हुई थी 1799 में, वो कहाँ पर हुई थी? और इसी के साथ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति भी होती है, और आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो अब बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं लगता मुझे है, पता होना चाहिए अब यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों का हड़प नीति के तहत कौन से थे? झांसी था, नागपुर, इसमें नागपुर भी था, और त्रावणकोर था क्या? नहीं, झांसी, नागपुर, सतारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 18 का बी। आप देखिए इसमें सतारा आया, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, 19 का ऑप्शन बी होगा। अगला है वोडियार के शासक कौन थे? तो ये मैसूर रियासत को हम बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का ही। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 में बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 23 कॉर्नवालिस। द्वैत शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध करने वाले थे ना, वो थे कौन? मराठा। कौन थे? मराठा, ठीक है ना। कौन थे? मराठों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था।
अब यहाँ पर मराठा आए हैं तो मैं कुछ बता दूं। मुगल साम्राज्य के जैसे ही विघटन होता है, विघटन के क्रम में स्थापित होने वाले नए राज्यों में से एक था मराठा साम्राज्य। जो था वो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। शाहू को 1707 में ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन जल्द ही शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच में क्या हो जाता है, गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया था। उसी के फलस्वरूप मराठा सरदार के एक नए समूह ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा शाहू का पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद ही मराठा साम्राज्य का क्या माना जाता है, दूसरा संस्थापक, जिसने अल्प समय, बहुत कम समय में ही पेशवा की शक्ति का संकेंद्रण अपने हाथों में लिया, जिससे अन्य मंत्री व सरदार उसके सामने क्या होने लगे, प्रभावहीन होने लगे। तो बालाजी विश्वनाथ का हम टाइम पीरियड की बात करते हैं 1713 से लेकर के 20 ईस्वी तक। 1707 में खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने धानाजी जादव को ताराबाई के शाहू के पक्ष में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इसके बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। बालाजी विश्वनाथ से पहले शाहू का पेशवा क्या था, वरीरोपंत पिंगले था, ठीक है ना। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में दिल्ली गए और फर्रुखशियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधु की क्या करी थी, उन्होंने मदद की। उसने सैयद हुसैन अली खां के साथ संधि की, जिसे इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा इतिहास का महाअधिकार पत्र कहा है। इस संधि को मुगल सम्राट रफ़ी उद दरजात ने मान्यता प्रदान की है। और फिर आती है 1720 ईस्वी बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात शाहू ने उनके 20 वर्ष के बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया। तो 1720 से लेकर के 1740 तक रहता है बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम को गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। इसके लिए इसे लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अधीन मराठा शक्ति अपने क्या थी, चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इसी के काल में पुणे मराठा राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया था। आपसे पूछेगा कि जो पुणे है मराठा राजनीति का प्रमुख केंद्र किसके समय पे था, किसके टाइम में था, बाजीराव प्रथम के टाइम में। पेशवा का मुख्यालय, ठीक है, जो पेशवा का क्या हुआ करता था, पुणे मुख्यालय, जबकि छत्रपति की गद्दी कहाँ पर हुआ करती थी, सतारा। बाजीराव प्रथम ने ही मराठा संघ की स्थापना करी थी। इन्होंने संपूर्ण मराठा क्षेत्र को 5 भागों, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और पुणे का पेशवा में क्या करा था, वर्गीकृत किया था। बाजीराव प्रथम ने ही 29 मार्च 1737 को मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर अटैक किया। वह दिल्ली पर अटैक करने वाले प्रथम पेशवा बने। मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करने और बाजीराव प्रथम ने शाहू से कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम बुंदेला सरदार छत्रसाल से प्राप्त मस्तानी बेगम नामक एक मुस्लिम नृत्यांगना के साथ संबंधों की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चित रहे। आपने मूवी देखी ही है। और 1740 में नर्मदा नदी के निकट इनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही मस्तानी बेगम ने भी आत्महत्या कर ली थी। अगला है यहाँ पर बालाजी बाजीराव। बाजीराव के बाद उनका बेटा बनता है बालाजी बाजीराव पेशवा, जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। और 1749 में शाहू जी की मृत्यु के पश्चात पेशवा ही राज्य का सर्वोपरि हो गया। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के ने जो सेनाएं थी, इनके बीच में एक युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये कब होता है, 14 जनवरी 1761 को होता है। एक दूसरे के आमने सामने हुआ, जिसमें मराठा सेना बहुत बुरी तरीके से पराजित होती है। इस युद्ध में रुहेला सरदार नजीबुद्दौला तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अब्दाली का साथ दिया, जबकि मुगल वजीर इमाम उल मुल्क ने मराठों का साथ दिया था। तो अब यहीं पर बात कर लेते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 एंड 82 ईस्वी तक चला। पेशवा माधवराव नारायण थे
और इसकी जो समाप्ति होती है वो सालबाई की संधि होती है 1782 में उसके साथ। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है, बाजीराव सेकंड ही उस समय पेशवा हुआ करते थे। राजपुर घाट की संधि 1805 में इसकी समाप्ति होती है। तीसरा जो युद्ध होता है वो 1817 से लेकर के 18 के बीच में होता है, और इसकी जो संधि इस समय बाजीराव सेकंड ही पेशवा हुआ करते थे, और इसकी जो संधि होती है वो 1817 में पुणे की संधि के साथ इसकी समाप्ति होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि तो ये मराठा हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्यों अत्यधिक महत्व का था वो? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना उनका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अवध आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी है वो 1835 में जो मैकाले के मिंट से पड़ी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम आप लगाइए। 31। तो यहाँ पर सही कालानुक्रम सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटार्ट, वॉरेन हेस्टिंग कर दिया, तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये गवर्नर की बात हो रही है, 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? इसकी सफलता का भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी भी। अगला है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। तो ये सारी चीज़ें सही, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? 84। फटाफट आंसर दीजिएगा, 1 सेकेंड, क्वेश्चन मिसिंग है क्या? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके शासनकाल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? सो क्वेश्चन नंबर 33 एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस सी, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 34 एंड आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इसको शुरू करने वाले था डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? स्वायत्त, तो यहाँ पर आप लोगों का ध्यान रखना है, शेर खान। कौन था? शेर खान। अगला है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? सो शाह आलम सेकंड। 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, शाह आलम सेकंड। 1 सेकंड हम, तो यहाँ पर देखो जो निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था ना, वो था सादत खान बुरहान उल मुल्क से बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। तो इसमें निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम सेकंड। कौन था? शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट इसमें कौन था? फटाफट बताइए। 38। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय वहाँ का जो गवर्नर हुआ करता था
वो था भाई यहाँ पर अजीदुद्दीन आलमगीर सेकंड था, ऑप्शन बी, 38 का बी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? 39 का सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या रहा? तो इनके बीच का जो प्रमुख कारण था वो था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ये एक मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने व्यापार में जो छूटें थी उनका क्या करा था? दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन से थे जिन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया था प्लासी के बैटल में? इसमें याद रखना है यहाँ पर 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा। एक तो भाई इसमें था मोहनलाल और दूसरे थे इसमें खादिम खान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटित हुई थी? ये जो बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत होती है ना कहीं यहीं से इसकी शुरुआत होती है जब ये घटना घटित होती। एक अंग्रेज अधिकारी था, कौन था? जेड हैवलॉक था। जेड हैवलॉक के अकॉर्डिंग नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1956 की रात को इन 146, इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बुजुर्ग, मतलब जो अंग्रेज थे उसमें सारी थी, महिलाएं भी थी, उनको बंदी बनाकर एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जहाँ पे मतलब सांस लेने की जगह भी नहीं थी। अगले दिन हॉकवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति उनमें से जिंदा बचे थे और इसी घटना को क्या बोलते हैं? काल कोठरी की त्रासदी के नाम से। और यहीं से फिर शुरुआत होती है भाई किसकी? प्लासी के युद्ध की। ठीक है ना। ये जो जेड हॉलवेल थे ना, ये जाकर के वहाँ पे अपनी पूरी आप बीती बताते हैं, तब जाकर के ये सारी चीज़ें। और ये कहाँ पर हुई थी अब आपसे पूछा है? 42 आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकू का राज्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन बी, के एम पणिकर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, इसी को मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? घेरे की नीति, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आया 1772 में और आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? देखो भाई, जब आपका बक्सर का बैटल होता है उसके बाद अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1765 को शाह आलम सेकंड के साथ इलाहाबाद की पहली संधि की थी। ठीक है ना। और 16 अगस्त 1765 को या नवद के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। तो जो उपदीवान बनाया था इसमें वो बनाया था ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय, ऑप्शन डी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। सो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। इसमें जो आंसर होगा सर आयरकूट हो जाएगा। 49 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले बताई है मैंने, है ना। ये आपका सारे बैटल्स भी बता दिए हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थोड़ी थे इस टाइम में, तो आंग्ल मराठा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी आपके स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेले जलीय सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड बेंटी 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अगला, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? 52 का गुरु अर्जन देव ने
ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। तो ऐसे में 53 का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने। लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो ये सुर्ख चाकिया से थे, ठीक है, सुकर चाकिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी। तो ये जो स्थानांतरित करने वाला था वो था आपका मीर कासिम। 57 का डी। किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह। अगला है बक्सर के युद्ध के समय इनके जो 1764 में हुआ समय दिल्ली का शासक कौन था। शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो जब ये चतुर्थ वाला हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो ये जो करवाई थी वो सिराजुद्दौला ने कराई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो वो प्लासी का युद्ध ही था, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम किसका है। तमिलनाडु में एक नगर है उसका। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे किया गया था। 66 से कि किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। सो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। सो ध्यान रखिएगा, एक तो इसमें 1790-92 वाला सही है, तृतीय मैसूर युद्ध है ना, और इसके अलावा इसमें जो है 1724-26 का प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। गलत। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, क्या ये सही है। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है गुरु अंगद और अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। ये भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर क्या करना है विचार। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय का सही कालानुक्रम। तो ये आपको मैंने कितनी बार 2-3 बार बता दिया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले सतारा आया था, फिर संबलपुर आया था, फिर झांसी आया था, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ है। सो यहाँ पर 73 का आंसर होगा डलहौजी के समय में। अब सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। 1775, 1780 एंड 1824 एंड 1838 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एंड सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। सो फटाफट कमेंट कीजिए। 74 ध्यान रखिएगा। 74 में अगर हम बात करते हैं 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा,
ठीक है ना। फिर बात करते हैं 1780 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो और ऐसे में देखो ऑप्शन बी तो चला गया, ऑप्शन ए भी चला गया, थर्ड या फिर सी या डी में से एक होगा। 1824 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आप लोगों का कौन सा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1838 में आपका जो वॉर हुआ था वो था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ऐसे में ऑप्शन सी आप लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध था। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था उससे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कर्नल स्लीमैन। कौन थे, कर्नल स्लीमैन। सूची 1 को सूची 2 से आपने क्या करना है, मैच करना है। उत्तरवर्ती मुगल शासक फर्स्ट सूची है, सेकंड सूची में उपाधि और उपनाम आप लोगों के आए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिएगा बहादुर शाह फर्स्ट की बात करते हैं तो शाह ए बेखबर इन्हें बोला जाता है। फर्रुखसियर की बोलते हैं तो मुगल वंश का घृणित कायर। मोहम्मद शाह की बात करते हैं रंगीला, और बहादुर शाह सेकंड को बोलते हैं जफर। ऐसे में ऑप्शन ए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। तो ये बैठता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना। जुल्फिकार खान। फर्रुखसियर किसके संयोग से मुगल बादशाह बना है भाई। 79 का बी हो जाएगा, सैयद बंधु। 79 का बी। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सैयद बंधु को ही माना जाता है। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उनकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था। इन्होंने बात करते हैं किसे किसे बनाया था। तो फर्रुखसियर को भी बनाया था, रफ़ी उद्दरजात को भी बनाया, रफ़ी उद्दौला को भी बनाया, मोहम्मद शाह को भी बनाया था। इसलिए ऑप्शन से। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था। मोहम्मद शाह के टाइम पर हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। 84। तो यहाँ पर ध्यान रखना है मोहम्मद शाह रंगीला 84 का है। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे। मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 87 कि अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। मोहम्मद शाह रंगीला था, ऑप्शन हो जाएगा ए। 88 अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल सम्राट के समय में हुए। शाह आलम सेकंड के टाइम पे सबसे ज़्यादा 3 बार करे थे। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम सेकंड जो था उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब उद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ था। शाह आलम सेकंड। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। तो ऐसे में इसका आंसर होगा डी, बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 92 अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था। शाह आलम सेकंड। सुमेलित करना है संस्थापक और राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, सो फटाफट कमेंट कीजिएगा।
बंगाल 1713 मुर्शीद कुली जाफर खान। फर्रुखाबाद 1714 मुगल मोहम्मद खां बख्श। कर्नाटक 1720 सआदत उल्ला खां। ठीक है। अवध 1722 में मीर मोहम्मद अमीन सआदत खान बुरहानुल मुल्क। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दे से राज्य और संस्थापक। हैदराबाद 1724 मीर कमरुद्दीन। चिनकिलिच खां निज़ामुल मुल्क। रुहेलखंड 1727 अली मोहम्मद खान। भरतपुर 1740 बदन सिंह और मैसूर 1761 हैदर अली। ऐसे में आंसर होगा 1 2 3 4 94 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये थे अवध के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन चूड़ामणि ने। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, ठीक है, प्लेटो ऑफ जाट्स एंड जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति द जाट्स यूलाइसिस कहा जाता है? तो ऐसे में आंसर होगा सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शीद कुली जाफर खान को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो ये है फर्रुखशियर। नेक्स्ट है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शीद कुली जाफर खान। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खान एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो इनके बीच का प्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। अगला है, किस मुगल बादशाह ने 1773 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? अलीवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? आंसर हो जाएगा सी, अलीवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खान। कौन था? अलीवर्दीन खान। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और उस अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे? इसमें एक तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का और दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, फिर से घटना और तिथि दी गई है। देखो, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा जो है वो घटना हुई थी 15-20 जून आपका 1756। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 और प्लासी हुआ था 23 जून 1757। 1 2 3 4। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई थी। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्यों? क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो।
बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्रपुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ये लिखा था मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम ने। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। देखिएगा, शाह आलम सेकंड को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवाने स्थायी रूप से मिली, ये सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई थी। तो तीनों के तीनों क्या है, सही है। अगला है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच में हुई थी? बताया था आपको स्टार्टिंग में, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। कर्नल क्लाइव का गधा या शियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित, भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मुबारक कुदौला। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये हुआ है मीर जाफर। 117 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए थे? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो काठ में निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये हैदर अली ने। सुमेलित करना है संधि और युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय और तृतीय। तो ये आप लोगों का 1 2 3 ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। सूची एक को यहाँ पर सूची फर्स्ट में वॉर है, फिर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फटाफट कमेंट कीजिएगा, आंसर वही है। प्रथम में जनरल स्मिथ है, सेकंड में आयरकूट है, थर्ड में जनरल मेंडोज था और फोर्थ में जनरल स्टुअर्ट था। ऐसे में 121 का ऑप्शन ए। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहाँ पर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि युद्ध कब हुआ था, अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर का नाम पूछा है, लॉर्ड मैकिरने। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था, बिल्कुल से। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, तो ये भी यहाँ पर सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया गया था, नहीं। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, तो ये भी यहाँ पर आपका सही है। अगला है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किए थे? तो इन्होंने जो है फ्रांस, अरब, मॉरिशस, मतलब सभी के साथ ही उन्होंने करे थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127 कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी क्वेश्चंस मिसिंग है, तो आज के लिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और लास्ट के इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? तो 169 की बात करते हैं, तो इसमें कपास, रेशम, सोरा और अफीम था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 और 69 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चनों को आपने ध्यान रखना है।
सो यहाँ पर मिसिंग है क्वेश्चन, मैं देखती हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 128 से दोबारा से स्टार्ट करें तो ठीक है ना। तो यहाँ पर है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे। तो यहाँ पर जो शामिल थे वो थे आप लोगों का, एक तो ऑप्शन ए त्रावणकोर भी था, निजाम, मराठा और अंग्रेज थे, ठीक है ना। 128 का है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना, सही कथन आपका कौन से वो बताना है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया, सही। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज सेकंड को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, तो ये भी यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन डी। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। टीपू सुल्तान ने कहा था। अगला क्वेश्चन, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। टीपू सुल्तान, ठीक है ना। किसने कहा था, टीपू सुल्तान ने। अब यहाँ पर कथनों पर विचार करना है और सही कथन को आप लोगों ने चुनना है, ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1469 to 1538 मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, सही। उनका जन्म स्थान तलवंडी ननकाना पाकिस्तान था, ये भी सही। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था, ये भी सही। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया, सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरु द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, ये भी सही है, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था। अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। धोखेबाजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आप लोगों के कथन दे रखे हैं, बताइएगा कि कौन सा सही है। ध्यान रखिएगा, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी कि स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, सही है। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीर्तरपुर में बिताने पड़े और उनकी मृत्यु हुई, ये भी सही है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण करी थी, ये भी सही है। मुगल बादशाह और औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया था, तो ये भी सही, इसलिए ऑप्शन डी। अगला है कि किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिर्री सार व दाद मैंने सिर पर कटवा दिया, है ना। तो ये लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है, ये हैं तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के मत संबंध में क्या सही है, फटाफट कमेंट करो। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए, भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का प्रारंभ किया था, तो ये भी सही, इसलिए आंसर डी। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं, 139। इनकी रचनाओं में देखिएगा सभी आते दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था। बंदा बहादुर ने वीर बंदा बैरागी भी ने बोला जाता है। अगला है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी, फारूक सिंह। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने करी थी, कपूर सिंह ने। रणजीत सिंह 1792 और 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजय लड़े,
युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए। 1 2 3 लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण करी थी? बताइए फटा। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर। आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि रणजीत सिंह को इस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। 145। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा 145 का हो जाएगा बी, अमृतसर विजय अभियान। ठीक है, 145 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने थे? तो यह है भंगी। क्या हो जाएगा? भंगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन है कि देखो भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 147 है, बताइएगा, मिलान कीजिए। 147। अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो, रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिक, त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड और शाहसुजा आंसर है। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित किया गया? सतलज। क्या है? सतलज की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे वंतूरा, अलार्ड, कोडेन गार्डनर, एविटेबल। 149 में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 1 2 3 4। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? दिलीप सिंह। कौन थे? दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 152। फटाफट आंसर कीजिएगा। लाहौर की संधि 1886 में, भैरवोल की संधि 1846 में और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849, इसलिए ऑप्शन बी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में सिंध का विजय होता है अंग्रेजी राज्य में किया था? किसने किया था? कब किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार आपको सारी चीज़ें बता रखी है, तो फटाफट आंसर कर दो। ऑप्शन ए। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ये कहाँ है? लॉर्ड वेलेज़ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने एवं कंपनी उनकी सहायक बनी? कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारकर्ता कौन है? डोपले, है ना, लेकिन इससे व्यवहारिक रूप में कौन लेके आया? फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेज़ली। सुमेलित करना है, फटाफट कीजिएगा। देखो, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमसहर्ट और ठगों का दमन विलियम बेंटिक, मैकाले की शिक्षा नीति विलियम बेंटिक। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 160 का ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 कि सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त लॉर्ड डलहौजी ने करा था। अगला है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग एंड हिंदू विधवा पुनर्विवाह चार्ल्स मैटकॉफ। ऐसे में आंसर होगा ऑप्शन। एक मिनट सुनिएगा। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो लगाया था वो लगाया था मैटकॉफ ने। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो था लॉर्ड ऑकलैंड।
और इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग एंड हिंदू पुनर्विवाह ये हुआ था डलहौजी। तो ऐसे में आंसर होगा बी, है ना, 161 का बी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 162 का ऑप्शन बी होगा। एंड 163 है, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो ये आप लोगों को व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति बताया था, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा आप लोगों का इस ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, संधि यहाँ पर दी गई है। सुगोली की संधि 1816, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885। और ये जितने भी बैटल्स हैं इनको मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा कथन सही है वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ये गलत है। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये सही, इसलिए ऑप्शन बी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी लाहौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी, ये सही है। उसने त्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने मजबूत नातुनी सेना गठित की थी। तो ये तीनों सही है, बाकी आपका जो थर्ड वाला पॉइंट है वो गलत है। तो ये थे आप लोगों के 170 प्लस क्वेश्चन। आपका स्टार्टिंग हो चुकी है मॉडर्न इंडिया की, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो मिलेगा आप लोगों को, ये आप लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है ना, स्टार्टिंग यहाँ से होती है। और अगला हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रयोग, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर आप रैयतवाड़ी से स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊँ, एक्स्ट्रा फैक्ट ना बताऊँ, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और छोटी छोटी वीडियोज़ बैटल के आप लोगों को देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।